अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, मुल्की सियासत में हलचल जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई की सजाएं मुअत्तल होने के बाद अब ये बातें हो रही हैं कि किसी भी वक्त बिलखुसूस आइंदा माह बानी पीटीआई रिहा हो सकते हैं। क्या वाकई ही बानी पीटीआई की रिहाई की राह हमवार हो चुकी है? जितने मामला थे क्या वो वाकई ही तय पा चुके हैं? और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजाएं मुअत्तल होने के बाद जो 190 मिलियन पाउंड केस था वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगा है, जहां पर गवाहों के बयानात कलमबंद होने का सिलसिला जारी है और इस पैरेलल जिरह भी उन पर हो रही है। तो क्या एक जानिब सजाएं मुअत्तल हो रही हैं तो दूसरी जानिब वो केस जिसके अंदर बहुत ओपन एंड शट के जो केस है उसके अंदर सजा होने का भी इम्कान है? इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हुकूमती इत्तेहाद के लिए किस हद तक परेशान कुन साबित हो सकता है। ईद के बाद एक बड़ा मरला शुरू होने जा रहा है। अब देखना होगा कि हुकूमती इत्तेहाद किस तरीके के साथ इस 5 रुकनी अपोजिशन के इत्तेहाद को हैंडल करती है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अंदर जो जमातें शरीक हैं, माजी के अंदर यही जमातें पीडीएम का हिस्सा थीं और इन जमातों का हदफ अब भी वही है जो माजी में था, लेकिन इस मरतबा उनका निशाना बरसरे इक़्तिदार जमात नून लीग है। तो क्या नून लीग इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हमले से, सियासी हमले से बच पाएगी? और इसके साथ आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए से 20 पाकिस्तानियों के कत्ल का इतराफ़ किया है और साथ उन्होंने धमकी दी है कि आइंदा भी आने वाले दिनों में भारत को जहां की जरूरत पेश आई वो ऐसी कार्रवाइयां करेगा। पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में अगरचे के भारत को जवाब दिया है, लेकिन क्या आलमी बरादरी भारत की इस रियासती दहशतगर्दी के एतराफ़ पर क्या कभी हरकत में आएगी? अगरचे कि इससे पहले भी आलमी सतह के ऊपर भारत के खिलाफ रियासत गर्दी के वाज़ेह सबूत सामने आ चुके हैं। और इसके साथ प्रोग्राम में नाज़रीन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान रेलवे का जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड इजाफा उसमें होना शुरू हो गया है, जो कि यकीनी तौर के ऊपर खुश आइंद है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान रेलवे की इंतहाई कीमती अराजी, अरबों रुपए मालियत की अराजी, 10,000 एकड़ अराजी वो उस गैर कानूनी तौर के ऊपर मुख्तलिफ अफराद के कब्जे में है। अगर रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है तो पाकिस्तान रेलवे के असासों की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? और इसके साथ आपको बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए एक गैर मामूली इकदाम करने का फैसला किया है, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात को पहली मरतबा SRO 642 में तरमीम करके उसके साथ बार्टर ट्रेड शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। इस बार्टर ट्रेड का हुकूमत पाकिस्तान, कौमी खजाने को और पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है? और इससे पहले पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक किन ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड की इजाज़त है और कौन सी मसनूआत इस बार्टर ट्रेड के जरिए से मुत्तहिदा अरब अमारात से हासिल की जाएंगी, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। तो प्रोग्राम के स्टार्ट में नाज़रीन हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार वली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। इख्तियार वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली तो बिल्कुल सामने है। उनकी जो पहली एक हमने देखा कि एक सियासी हिकमत अमली के नतीजे में जो सेनेट का इलेक्शन था वो खैबर पख्तूनख्वा में तो मुलतवी हो चुका, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पोलिटिकल एक उनका स्कोर है, जो उनकी पोलिटिकल उनकी माइलेज है वो उनकी बढ़ रही है। और अब ये बातें हो रही हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के लिए आने वाले दिनों में बड़े परेशान कुन दिन आने वाले हैं, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन के 5 रुकनी ग्रैंड अलायंस ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है और अब हुकूमत की खैर नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहाद अपोजिशन के इस ग्रैंड अलायंस को इफेक्टिवली हैंडल करने की पोजीशन में है? क्या इनको आप कायल कर पाएंगे या कानूनी तौर के ऊपर या पुलिस फोर्स के जरिए से या मुख्तलिफ दीगर तरीकों के जरिए से आप इनको हैंडल करने की कोशिश करेंगे? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। बात ऐसी है, देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले तो समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ बोले या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बोले या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें। बहरहाल जो भी है, एक जत्था है, ग्रुप है, वो उनके पास इसके अलावा और कोई प्लान है ही नहीं। जब वो हुकूमत में नहीं होते हैं तो उन्होंने धरने करने होते हैं, उन्होंने सियासत अपनी जिंदा रखने के लिए लॉन्ग मार्चेस करने होते हैं, एहतजाज करना होगा, कभी 35 पंक्चर, कभी 40 पंक्चर, कभी 4 हल्के खोल दो, कभी 12 हल्के खोल दो, फिर फॉर्म 45, फॉर्म 47 ये कहानी बनाओ, फिर IMF को खत लिखो। ये सारी शरारतें और ये साजिश है, ये उनका खासा रहा है, ये वो खेलते रहेंगे और ये उन्होंने करना है। एक बात तय है कि उनकी किसी शरारत से, उनकी किसी साजिश से, किसी धरने से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वो तो हमने पहले भी साबित कर दिया था। 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, पूरे 125 दिन ये बैठे थे इस्लामाबाद में, डी चौक में, ये कब्रें खोद के बैठ गए थे, इन्होंने कफन तक पहन लिए थे।
और ये वहां से भी ये लोग फिर नाकाम और अपना समूह लेकर वापस इनको जाना पड़ा। तो अब भी ये कुछ भी कर लें, होगा कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ इख्तियार इन्होंने वली खान सियासत साहब, इस करनी है। मर्तबा उनकी इस पोलिटिकल मूव की बड़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप पीटीआई को आप नजरअंदाज करने, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई उनसे परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है कि अगर आप पीटीआई को इंगेज नहीं कर सकते, लेकिन इस ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, वो ज्यादा दिनों की ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी चंद दिन पहले तक पीडीएम का हिस्सा थे, फाल किरदार अदा कर रहे थे, पीटीआई के खिलाफ बरसरे पेकार थे, और जो उनका अहदाफ थे आज भी वही अहदाफ है। एटलीस्ट आप महमूद खान अचकजई साहब को, जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, बड़े पूरे तमाम साथी तस्वुर किए जाते हैं, आप उन्हें भी कन्विंस नहीं कर पा रहे? देखिए, उनको मेरे कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। महमूद खान अचकजई हमेशा हमारा वोट को इज्जत दो के नारे के साथ वो उनको भाया, हमारे साथ मिले, हमारे साथ चले। फिर उनको लगा कि पीटीआई इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छा खेल रही है। वो जीएचक्यू पे भी अटैक कर रहे हैं, वो कर्नल शेर खान के मुजस्समे को भी पटक पटक के मारते हैं, जमीन पर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। चकदरा फोर्ट पर भी हमला किया, जिना हाउस पर भी हमला किया। तो उस वजह से वो जाके पीटीआई के कैंप में वो उन्होंने पनाह ले ली और वो सदारती इलेक्शन में उनके उम्मीदवार भी ठहरे। लेकिन अब महमूद खान अचकजई साहब अगर उन्होंने कन्विंस होना है तो उनके कन्विंस होने के लिए ये भी बहुत है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके तो काबीना के इजलास ही कोर कमांडर हाउस पेशावर में हो रहे हैं। अगर वो वहीं पे इजलास हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी जेर सरपरस्ती हुकूमत है। इसका मतलब ये है कि वो बाहर आकर कुछ और बोलते हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट का नारा लगाते हैं और बयानिया नैरेटिव वो पब्लिक में फेंकते हैं सिर्फ अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए। लेकिन दर हकीकत उनके गोल्स कुछ और हैं, उनके मरासम रात के अंधेरे में कुछ और हैं। इफ्तारियां भी वही हो रही हैं, सहरियां भी वहीं पे हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में महमूद खान अचकजई को कन्विंस होने के लिए ये दलील ही काफी है। इफ्तियार बाकी अगर वली वो खान कन्विंस साहब नहीं जी, होते हैं अगर तो वो सहरियां मेरे और वहीं पर आपके हो कहने रही से हैं, इफ्तारियां वहीं पर हो रही हैं, इजलास वहीं पर हो रहे हैं, देखिए हमारे मुआशरे का जो कल्चर है, सहरी इफ्तार तो वहां पे करते हैं जो बड़े आपके दिल के करीब लोग होते हैं, आपके हर दिल अजीज होते हैं। तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई को अपना बड़ा प्यारी जमात या अपना बड़ा हर दिल अजीज दोस्त तस्वुर कर लिया है। क्या आप फिर ये कहना चाह रहे हैं? लग तो है सही रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है। और मुझे ये बात कहने में कोई शर्म भी महसूस नहीं हो रही, ना मुझे कोई झिझक हो रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होती तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनना मुश्किल नहीं बल्कि ये नामुमकिन। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और आप वहां बैठे मैंने हैं, क्या यकीनी किया? तौर के ऊपर आप पूरे वसूख से बात कर रहे इनका होंगे। पुराना मौकफ है इख्तियार वली साहब का। इख्तियार वली साहब, ये बताएं कि इस वक्त ये तो बड़े इनकलाबी बने हुए थे जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, अली अमीन गंडापुर। तो आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर वो इस्टेब्लिशमेंट के दर पर जाकर झुक गए हैं, इनका जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया, दफन हो गया, ये कह रहे हैं आप? सर, मुझे ये सब मालूम है, मेरे सूबे के लोग हैं, यहाँ पे कौन कितना पानी में है मुझे सबका पता है। महमूद खान का, मैं महमूद खान की हुकूमत के खिलाफ लड़ता आया हूँ, मैं परवेज खटक की हुकूमत के खिलाफ लड़ता आया हूँ। मुझे अली अमीन का भी पता है, ये इन तिलों में तेल नहीं है, ये भड़क कुछ और होती है। मूंछों को आप मत देखें, ये लंबे बाल, ये तेल लगी हुई जुल्फें, ये उधर मार देंगे उधर तुन देंगे, ये सारी बातें ये फिल्मी डायलॉग्स हैं। शहद की ये बोतल मिस बेचारे कर गए बहुत आप। कम है। जी, शहद की बोतल, गंडापुरी शहद बड़ी मशहूर है। ये सारी चीजें ये छोटी उम्र के लड़कों को 18, 19, 20, 16 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल के लड़कों को, नौजवान बच्चों को, इस उम्र की नौजवान खवातीन को, लड़कियों को, उनको अट्रैक्ट करने के लिए तो ये चीजें हो सकती हैं, बट परफॉर्मेंस कुछ और चीज होती है। ऑन ग्राउंड डिलीवर करना ये कुछ और चीज होती है। दैट इज समथिंग एल्स, वेरी एल्स। वो कुछ बड़ी अलग चीजें हैं। आप वो लोग बताएं नहीं कि है। एक माह हो गया है ये इख्तियार वली भाई, और मुश्किल हालात ये के जो सामने खड़े कारकर्दगी के होना। हवाले से बताएं पख्तूनख्वा की, क्योंकि हमने देखा है पंजाब में मरियम बीबी में बड़ी मुतहरक नजर आई हैं, और जो सिंध में है मुराद अली शाह वो भी नए जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जब पख्तूनख्वा को हम देखते हैं तो यहाँ लड़ाई झगड़े, आए रोज बयानात, धरनों, इस किस्म की बातें होती रहती हैं। अभी तो आपके मखसूस
नशिस्तों पर जो लोग जीते हैं वो भी हल्फ नहीं उठा सके। ये कोई कारकर्दगी के हवाले से कोई नज़र डाले, 1 माह हो गया है हुकूमत को, क्या आप उसको कैसे देखते हैं उनकी कारकर्दगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर परवेज खटक की हुकूमत जो 2013 से लेकर 2018 तक चली है उसकी जी कोई कारकर्दगी होती तो हम उस पर बात करते। ठीक। अगर महमूद खान की हुकूमत 2018 से लेकर 2023-24 तक चली, हम उस पर बात करते। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो बेचारा ये 1 महीने में क्या करेगा। मैं बताता हूँ, इनकी हुकूमत के आते साथ ही ये बात जबान ज़दे आम है और नकारा खुदा समझो, जबाने खलक को को जबाने खल्क को नकारा नकारा खुदा खुदा समझो। समझो। यहाँ पर ये बात बिल्कुल आम बात है। किसी नाई खाने में आप चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, किसी ढाबे वाले होटल में चले जाएं, आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि फला वजीर 15 करोड़ रुपए देकर वो वजीर लगा। फला वजीर अभी अभी की बात कर रहे हैं आप? अभी अभी 15 मैं 15 करोड़ रुपए देके वजारतें ली गई हैं, अभी की बात कर मैं इसी ये मैं 1 महीने की जो हुकूमत बनी है या उसकी 1.25 बात महीने कर की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी। किसी सेक्रेटरी का आप पूछ लें कि अगर कोई कमिश्नर जो है वो अभी तक तब्दील हुआ है या कोई सेक्रेटरी इन्होंने लगाया है तो उसकी 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए कीमत वसूल हुई जा रही है। मुशीरों से 5 से लेकर 7-8 करोड़ रुपए की वसूली हुई जा रही है। ये इस तरह की तो कैबिनेट बनती है। खैबर पख्तूनख्वा तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की और फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की कि हम गुज़श्ता कई सालों से हमें तजर्बगा बना दिया गया, इस सूबे को तजर्बगा बना। करप्शन पे पहले जरा रुके। करप्शन के हवाले से तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद कह रहे हैं कि जो करप्शन मांगे उसका सर फोड़ दें। तो आप कह रहे हैं कि इनके वजीर भी जो बने हैं पैसे देकर बने हैं और जो सेक्रेटरी रात लग रहे हैं वो भी करोड़ों रुपए देकर लग रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? तो ये इस पे मैंने ट्वीट दिया था, मैंने टीवी के ऑन एयर शो में मैंने ये बात कही थी ऑन एयर कि अली अमीन साहब, फिर तो आपको ईंटें हम देते हैं, पहले ईंट मारे अपनी काबीना को जिन्होंने रिश्वत देकर अपनी वजारत ली। ये तो बड़ा अलमिया है। माजी के अंदर भी बानी पीटीआई भी करप्शन के खिलाफ बहुत सख्त बात करते हैं, लेकिन अमल दरामद ना हो सका, उसके बहुत सी वजूहात है। सर, मैं कुछ वक्त की भी कमी है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा इसके साथ। अब मामला तो मरकज की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी हालात सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए, चूंकि आपने मुआशी इस्तेहकाम हासिल करना है तो पीटीआई को इंगेज करें। अली अमीन गंडापुर आए, वो बैठ के उन्होंने बात की, इजलासों में भी शिरकत करें, लेकिन ओवरऑल पीटीआई को अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि पीटीआई का जो मौकिफ है बानी पीटीआई से मुतल्लिक या राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमाएं, वो दोनों के मौकिफ में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। राना साहब भी ऐसी बात करें जो बात पीटीआई करती है, जहां से लग ये रहा है कि अब इमरान खान साहब शायद रिहा होने वाले हैं। और दूसरी जानिब अभी आपने खैबर पख्तूनख्वा की मंजर कशी की कि वहां पर सैर अफ्तार भी इकट्ठे हो रहे हैं। आप बाखबर हैं, मिलते हैं लोगों से कि वाकई ऐसे मामलात हैं कि कुछ चीजें तय पा चुकी हैं और बानी पीटीआई जल्द अडयाला जेल से बाहर होंगे? सर, मैं एक बात बताता हूँ, बानी पीटीआई इससे पहले बाहर ही थे, अभी चंद माह पहले अंदर गए हैं ना, बाहर आ जाएंगे क्या हो जाएगा? वो कहते हैं हुकूमत सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो फिर सब लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे और फिर वही सूरत हाल होगी दमादा मस्त कलंदर वाली। बानी पीटीआई बाहर थे तो उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, हुकूमत टूटी नहीं? टूटी, अभी भी नहीं टूटेगी। अभी भी इस हुकूमत में बड़ी मंझी हुई पार्टियां बैठी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसमें MQM बैठी है, इसमें बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें शामिल हैं। अभी भी हुकूमत कोई कमजोर इत्तेहाद के साथ नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज अच्छा चले वो आ जाएं और कोई हुकूमत पे कोई ऐसे कोई हालात बन गए जी, जब तक पीपल्स पार्टी आपसे अलहदा नहीं होगी आपकी हुकूमत नहीं गिर सकती। वो आपने ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका इशा जिनकी आप बात कर रहे थे, अगर उन्होंने इनको सपोर्ट कर दिया तो फिर तो पीपल्स पार्टी भी अलग हो सकती है। आप समझ रहे हो? ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूं। अब अगर पीपल्स पार्टी अलग हो गई या आपका जो हुकूमती इत्तेहाद है वो कमजोर पड़ गया, आपकी हुकूमत खत्म हो गई, तो क्या होगा? इमरान खान हुकूमत में आएगा, फिर क्या होगा? फिर वही कर्जे जो आपके दुगने हुए, कर्जे डबल होंगे, फिर वही कुछ होगा, लाकानूनियत, फिर वही बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर आपकी सनतें जो है वो बैठ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। आज आपका स्टॉक एक्सचेंज 32,000 पॉइंट से 69,000 पॉइंट पे पहुंच चुका है, फिर वो वापस आएगा। तो अगर हम
इस मुल्क में, जी अगर हम इस मुल्क की इकोनॉमी को जी बचाने के लिए अपने पॉलिटिकल स्टेक सारे दाव पर लगाकर जी इसकी इकोनॉमी सेट करने आए हैं, तो ठीक है, हमने दाव लगा दिया, ठीक, हमने नुकसान उठा लिया। अगर वो आते हैं, कोई इनको सपोर्ट करता है पर्दा दर पर्दा, तो कर ले, दोबारा हुकूमत बना ले, फिर गिर जाएंगे बिल्कुल अपनी ठीक। पूरे परफॉर्मेंस के साथ। इमरान के पास न टीम है न विजन है, उनके पास एक ही चीज है, शरारत, शरारत और साजिश। बिल्कुल ठीक। इसके इख्तियार अलावा वली कोई साहब, चीज। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि जहाँ पर आप मुल्की मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर सियासी इस्तेकाम लाने की भी अशद ज़रूरत है, और तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर इस चीज़ की सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान दोबारा माजी के तजर्बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब मामलात को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भारतीय रियासती दहशत गर्दी के एक मरतबा फिर न सिर्फ सबूत सामने आए हैं, बल्कि अब इस मरतबा भारतीय वज़ीर दिफा ने इन चीज़ों का एतराफ़ किया है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारत के लिए क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान का मुमकिन तौर के ऊपर आने वाले दिनों में सफारती सतह के ऊपर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय हुकूमत की मुझसे मुतल्लिक एक बरतानवी अखबार में ये रिपोर्ट सामने आई कि भारतीय हुकूमत अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए से पाकिस्तान में 2020 के बाद 20 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस है, और ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासती दहशत गर्दी की गई। उसके बाद मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि भारतीय वज़ीर दिफा ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए कि इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया, और उन्होंने एतराफ़ किया कि आइंदा भी अगर इस किस्म की ज़रूरत पेश आए तो भारत ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। हमसाया ममालिक इस बात को जहन में रखें। इससे पहले भारत आलमी सतह के ऊपर भी बेनकाब हो चुका रियासती दहशत गर्दी के हवाले से, वो अमरीका हो, कनाडा हो। भारतीय ऐसी दहशत गर्दी की जो वाक़यात है सामने आ चुके हैं। दुनिया उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं कर सकी, लेकिन अब पाकिस्तान से मुतल्लिक 20 अफराद कत्ल करने का एतराफ़ सामने आया है। इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर दिफाई अमूर हैं कमर चीमा साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। चीमा साहब, हमने ऐसे बयानात इतने ढिठाई के साथ इश्तियाल अंगेज़ बयानात कभी नहीं सुने थे। आलमी सतह के ऊपर आलमी कवानीन के मुताबिक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत कोई किसी से पूछ कुछ नहीं कर सकता कि भारत गुज़श्ता 3-3.5 सालों से पाकिस्तान में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए से पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस है, और ये दहशत गर्दी है। दुनिया के दीगर ममालिक में भारत इन्वॉल्व रहा, और अब तो वज़ीर दिफा एतराफ़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास क्या सर ऐसा लाहेअमल होना चाहिए कि भारत दुनिया को रियलाइज करवाया जाए और भारत के खिलाफ कोई एक्शन हो सके? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखें, ग्लोबली रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है और भारत से पूछगछ भी शुरू हो चुकी है। आपको याद है कि कनाडा और अमेरिका जो है, दोनों ने भारत से ये कहा है कि वो फुल स्केल इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि भारत की जो डीप स्टेट है और उनकी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो क्यों करके कनाडा के अंदर कैनेडियंस को मरवा रहे हैं और अमेरिका के अंदर अमेरिकियों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको पता है कि अभी रिसेंटली अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ये कहा है कि हम फुल इन्वेस्टिगेशन डिमांड करते हैं। गो कि भारत ने ये कहा कि हमारे कुछ रोग एलिमेंट्स जो थे वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें फुल इन्वेस्टिगेशन जो चाहिए। सो एक पॉइंट तो ये हो गया जो आप कह रहे थे कि ग्लोबली इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछ रही है भारत से। और आपको पता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें कनाडा और अमेरिका के अंदर भारत का जो रॉ का ऑपरेटस है वो 50 साल के बाद बंद हो चुका है, और ये अमेरिका और कनाडा ने उनको कहा है कि आप अपने रॉ के जो ऑपरेटिव्स हैं उनको यहाँ से निकाल दें। सो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है। दूसरी तरफ आ गई पाकिस्तान की बात। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से ये जो गार्डियन की स्टोरी आई थी, इस स्टोरी के अंदर भट्टी साहब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो किस चीज़ से मुतासर हुए। तकरीबन 20 के करीब जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानें चली गई, और मैं समझता हूँ इस पर आपको याद होगा 2 माह पहले सेक्रेटरी खारजा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये बहुत क्लैरिटी से बताया गया कि 2-3 लोगों को जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की हुकूमत ने कंप्लीट कर ली, बाकियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उनको किस तरह और कैसे मारा गया और कौन से मुल्क से पैसे आते थे और पेमेंट आती थी और कैसे हायरिंग होती थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है उसको उतनी ही जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली या उतनी लगन से या इसको इस अंदाज से पूछना चाहिए भारत से कि बीच में जो है ना रब्त ना टूटे। हमारा ये है कि हम जनवरी में बात करते हैं और फिर हम अप्रैल में बात करते हैं। सो हमारे बीच में ये जो 2 महीने गैप आता है, जाहिर बात है इस तरह चीज़ें हम अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाते।
और दूसरा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस थे, आपको पता है फरवरी में, तो उस तरह डिबेट जो है वो हम उसको हाईलाइट भी नहीं कर सके। लेकिन भारत में क्योंकि आपको पता है भट्टी साहब इलेक्शन होने वाले हैं और इसी महीने से इलेक्शन शुरू है, तो वो समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का फायदा हो सकता है बीजेपी के वोटर को मजीद ये तकवीयत देने में कि देखें जी आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता है। सो वो जो घुस के मारने की बात करते हैं, मैं समझता हूं उस तरह का एक पाकिस्तान से भी पॉलिटिकल नैरेटिव आना चाहिए। एट टाइम्स पाकिस्तान से बड़ा कमजोर नैरेटिव आता है। जी कमर साहब, खान साहब भी क्वेश्चन करना चाहेंगे। जी जी खान साहब। कमर चीमा साहब, ये तो हो गया उनका इंटरनल सियासत जिसका आपने हवाला दिया है कि उनका इस वक्त हम अगर उसको उछालते हैं तो बीजेपी की सियासत को, जो इंतहा पसंदाना सियासत है, उसको फ़ायदा होगा। मुझे ये बताएं कि बरतानवी अखबार गार्डियन जैसा अखबार जब ये स्टोरी देता है कि 20 अफराद कत्ल किए हैं और भारत उन्हें डिनाई नहीं करता, बल्कि राजनाथ जो उनके वज़ीर दफ़ा हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हमने ये किया है, ये कितना बड़ा केस जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान प्लीड करना तो लहदा बात है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हमने हमेशा हमारी रद्दअमल की पॉलिसी रही, कोई इंडिया वाक़या करता है हम रद्दअमल देते हैं फिर सो जाते हैं। ये कितना बड़ा केस बन सकता है कि 20 अफराद को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया है। इसी तरह दुनिया भर में, जैसे कनाडा में आपने वो जो सिख रहनुमा है उनको कत्ल करवाने का वो साबित हो गया है, कैनेडियन हुकूमत ने अपनी तहकीकात में साबित किया है। अब 20 अफराद, एक नहीं है। मैं जानता हूँ आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट में एक शख्स को कत्ल किया राह ने, एक इधर खन्ना पुल के करीब एक शख्स को कत्ल करवाया गया। ये साबित हो रहा है जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीरी, उनको भी टारगेट किया गया इन 20 लोगों में से। अब मुझे ये बताएं कि ये कितना बड़ा केस बन सकता है, हमें किस प्लेटफार्म पर जाना है? ये यूनाइटेड नेशन में जाना है, आलमी अदालत इंसाफ में जाना है, कौन सा प्लेटफार्म पे हमें जाके अपना केस प्लीड करना होगा? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया था तो हमने इसको पूरी ग्लोबली हाईलाइट किया था। उसके बाद भी हम इसको कॉन्टिन्यूसली, जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए तब भी उसको हाईलाइट करते रहे। अभी क्वेश्चन ये है कि इसके हवाले से देखिए, पहले तो हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि हम इसको पता ही नहीं चला सके, इस पैटर्न को नहीं समझ सके। और जब हमने इस पैटर्न को समझा और हमने इसके बारे में बात करनी शुरू की और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, तो उसके बाद फॉलो अप नहीं किया। अब देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम लेके जाते भी हैं तो पहले अपनी घर में तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की जरूरत है। अब जो 2 केसेस जो आपने किए उसके बाद कितने की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है? अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है तो वो शेयर क्यों नहीं किए गए? सो मैं इसीलिए कहता हूं ना कि जनवरी के बाद अगर आप अप्रैल में बात करेंगे तो दुनिया समझेगी कि आप नॉन सीरियस हैं। सो ऐसे मसलों को कॉन्टिन्यूसली आपने फॉलो करना होता है ताकि हम अपना पैगाम दे सकें। अब हमारे यहाँ इलेक्शंस थे और भी चीजों में हम मसरूफ रहते हैं, और आपको पता है फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी अमूमन हम समझते हैं ये फौज का और मीडिया का मसला है। पॉलिटिशियन समझते हैं कि अदालतें, सड़कें, जेलें ये हमारा इंटरनल मैटर है, हुकूमत में आना, हूटर लगने, पुलिस, पेट्रोल गाड़ियां, ये उनका सब्जेक्ट है। जबकि उनका सब्जेक्ट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, उनका सब्जेक्ट खित्ते के ममालिक भी हैं। और हमें थोड़ी सी खित्ते की बहस करनी चाहिए, इस खित्ते में क्या हो रहा है। हमें जब अवाम के सामने खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स नहीं बताते, भारत ने किस तरह ये जो लोग थे इनको मरवाया, और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर सके, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे ऊपर। और अगर हमें गार्डियन ना बोलता तो हम क्या कर रहे थे इस हवाले से। मैं समझ हमें पॉलिटिकल लेवल पे इसको लेके आना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूँ हल्की और छोटी स्टेटमेंट दी है, और बड़ी स्टेटमेंट दें। मैं इसी हवाले से क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे डॉक्टर साहब, जो भारत ने ये बात की कि हम घुसकर मारेंगे, शायद वो तो दुनिया सब जानती है कि भारतीय पायलट एक आया था घुसकर मारने के लिए, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया दुनिया ने उसको देखा। कुलभूषण जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई कर रहा था, पाकिस्तान ने फिर जैसे कार्रवाई की, भारत समेत दुनिया ने देखा। लेकिन मसला यह है कि भारत ने अब ये जो तरीकाकार अडॉप्ट किया है कि तीसरे मुल्क से बैठ के फंडिंग करके पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल करवाना, तो इस मामले के अंदर अगर हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं तो उस मुल्क से जहां से फंडिंग होती है, जहां से लोग ये सारा सिस्टम ऑपरेट होता है, तो पाकिस्तान वहां पर अपना क्या रोल प्ले कर सकता है वहां पर इनका नेटवर्क खत्म करने के लिए। और उसके साथ साथ जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी, एक जानिब हुकूमत का चंद रोज कबल बयान आया कि भारत के साथ तजारती तल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, उसके बाद अब यह सिनेरियो डेवलप हो गया, तो क्या ऐसे हालात के अंदर तजारती तल्लुकात रिस्टोर हो सकते हैं? देखिए जी, बात यह है कि तजारत जो है ना वो तो होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम तो शायद तजारत करना चाहते हैं, भारत नहीं करना चाहता, एक बात। सो हमें पहले अपने घर में थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए,
और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे हमें तजारत बढ़ानी चाहिए। तो सेकंड थर्ड फेज में आप भारत के साथ भी तजारत बढ़ाएं। सो हमने ये जो तजारत को डी लिंक कर दिया हुआ था या लिंक कर दिया हुआ था सिक्योरिटी से, ये बिल्कुल एक गलत तरीका था। चाइना और इंडिया की भी देख ले, मामलात खराब है लेकिन कारोबार हो रहा है। सो आज हमने कश्मीर के साथ भी जो तजारत को लिंक कर दिया था, टेक्निकली वो भी गलत था, क्योंकि 2019 में हम तजारत बंद करते हैं, 2024 में हम कहते हैं कि नहीं, हमारे लोग कहते हैं तजारत करनी चाहिए। सो हम नी जर्क रिएक्शन देते हैं। सो हमें अपनी लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, लेकिन जो अवाम की जो रिलेटेड चीजें होती हैं, इकोनॉमी एंड बाकी चीजें, उनसे कनेक्शन रहना चाहिए। अब हमें ये जो चीज करने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत से तजारत हो तो करें, लेकिन अभी मामलात अच्छे नहीं हैं। अभी थोड़ा डिस्टेंस पे रह के आपको देखना है। भारत के अंदर एक नई हुकूमत आई है, ख्वाजा साहब ने, उन्होंने, डार साहब ने बड़े गलत टाइम पे बयान दिया, क्योंकि नई हुकूमत आएगी, नया मैंडेट आएगा, बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त इस चीज को हाईलाइट करें और दुनिया में जो हमारे दुनिया के जो कैपिटल्स में हमारे एम्बेसडर बैठे हुए हैं, यूएन के हवाले से बताएं, अपनी आवाज को अमेरिका और कनाडा की आवाज के साथ मिलाएं। ये चीज करने की है। अब जब बायलैटरल, अभी फॉर एग्जांपल उसके कल डार साहब की बात हुई है उससे, एंटनी ब्लिंकन से, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो बीच में एक लाइन ये भी डाल देते, क्या फर्क पड़ना था। लेकिन आपने क्या करते हैं, आप हाईलाइट ही नहीं करते। आप ब्रसल्स गए हैं, आप इसको हाईलाइट नहीं करते। सो हमारा जो भी नैरेटिव, जब वो पॉलिटिकल क्लास उसको सोसाइटियल लेवल पे नहीं लेके आएगी, वो नैरेटिव हवा में ऊपर ही रह के खत्म हो जाता है। तो हमारा नैरेटिव ऊपर रहता है, नीचे नहीं जाता, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता। तो जनवरी में जो बात सेक्रेटरी खारजा ने की है, अप्रैल तक उसको फॉलो अप ही कोई नहीं है। तो फिर बिल्कुल सही डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है कि जो बात आप ऊपर करते हैं उस बात का इम्पैक्ट, उस बात का जो ट्रैवल है वो बात वो नीचे तक करे, ताकि उसका आलमी सतह के ऊपर भी उसका कोई इम्पैक्ट हो। और बिलखुसूस वजारत खारजा को इस मामले को बहुत विगरसली परसू करना चाहिए, ताकि जो इंडिया का ये ऐसा घनाना चेहरा एक मरतबा फिर सामने आया है, उसको न सिर्फ मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया जा सके, बल्कि आलमी सतह के ऊपर जो भारत के खिलाफ जो प्रोसीडिंग जारी हैं वो भी आगे बढ़ के कंक्लूड हो सके, ताकि भारत का इस रियासती दहशतगर्दी के हाथ को रोका जा सके। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को कौन सा एक मखसूस एक स्टेटस देने की तैयारी कर ली है, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक की मबैन कुछ पेमेंट किए बगैर मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त हो सकेगी। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए गैर मामूली इक़दाम किया गया है, जिसके तहत रूस, ईरान और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी बार्टर ट्रेड सिस्टम में लाने की तैयारी कर ली है। इस सिलसिले के अंदर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपने बोर्ड से मंजूरी हासिल करने के बाद एक मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी जिसका नाम मेडक्स है, उस कंपनी की एक प्रपोजल थी कि पाकिस्तान को यूरिया खाद की ज़रूरत है, और अगर पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर दबाव का भी सामना है तो खासा भी एक अच्छी एक ऑप्शन ये फ्लोट की गई है कि आप भले डायरेक्टली पेमेंट मत कीजिए, उस कंपनी को यूएई के अंदर आप राइस एक्सपोर्ट कर दीजिए। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत आला म्यार का चावल पैदा होता है, और उस पर्पज़ के लिए जिसको बार्टर ट्रेड सिस्टम के जरिए कि आप उनको चावल दे दें और मार्केट रेट के मुताबिक आप यूरिया खाद खरीद लें, और यूरिया खाद की उनके पास सप्लाई मौजूद है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ने अप्रूवल के बाद वजारत तिजारत को सिफारिश की है कि SRO जो 1 जून 2023 को जारी हुआ था, उसमें तरमीम करके ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इसमें ऐड किया जाए, ताकि कानूनी तौर के ऊपर प्रोविजन हो और ये बार्टर ट्रेड का सिस्टम शुरू हो सके। खासा माजी के अंदर भी बार्टर ट्रेड होती रही है, ये कदीम तरीन तरीका है, शुरू से यही। और उस वक्त जब पाकिस्तान ज़र मुबादला के संगीन चैलेंज से दो चार है, आप क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये डोर अगर ओपन हो जाए तो हम ना सिर्फ यूरिया खाद ले सकते हैं इस कंपनी के जरिए से, दीगर मुख्तलिफ मसनूआत जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, और ये कहा जा रहा है कि सालाना 3 से 4 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर में आपको सेव रखने की मदद मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे। तो आप समझते हैं कि इसको एक्सपेंड करना चाहिए यूएई के लेवल तक? मैं कहता हूँ यूएई के लेवल पर नहीं भट्टी साहब, जितने आपके हमसाया ममालिक हैं, ये इतनी बड़ी खबर है। ये देखिए, दुनिया का ये कदीम तरीका तजारत है कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है उसके बदले मुझे अपनी चीज़ दे दे। ये जो डॉलर का सिस्टम, जो हमारा माशी निज़ाम, ये जो अहले यहूद ने जकड़ लिया है डॉलर के चक्कर में, ठीक है ना, उससे हमें निजात मिल जाएगी। ये हमें इस डॉलर के देने की क्या ज़रूरत है? हम किसी इंटरनेशनल करेंसी में क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्यों किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? हमारे पास दाल है तो हम उसे दाल दें, उसके पास चावल है तो चावल ले लें। तमाम हमसाया ममालिक के साथ ये बार्टर सिस्टम ही हमारी मईशत का सबसे
बेहतरीन हल है। आज बल्कि दुनिया, ये मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं और ये जो रूस वाली साइड के इधर जो ममालिक हैं, इन सब ने अगर ये बचना है, ये जो शिकंजा कसा है वर्ल्ड बैंक ने डॉलर की सूरत में, इसका बेहतरीन हल यही है कि आप अशिया के बदले अशिया की तजारत करें, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इससे पाकिस्तान की मीशत को, ये सिर्फ एक मामले में हुआ है, यूरिया खाद के मामले में, चावल के सिलसिले में, इसको मजीद बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ और अफगानिस्तान के साथ ये बार्टर सिस्टम बेहतरीन, बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी चीज़ है खान साहब आपकी। लेकिन अब ये बुनियादी जिम्मेदारी है वजारत तिजारत की, जिसने SRO 642 में अमेंडमेंट करनी है। ये अमेंडमेंट हो गई तो उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से सिर्फ खाद नहीं, गंदुम समेत मुख्तलिफ अशिया के बदले अशिया के सिस्टम के तहत ख़रीदारी हो सकेगी। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। खान साहब, पाकिस्तान रेलवे जो कई सालों से अरबों रुपए खसारे से दुचार है और उसकी कारकर्दगी भी मुख्तलिफ दौर में बहुत बुरी रही, लेकिन अब कुछ टाइम में उसने अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया है। फ्रेट ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई गई हैं, पैसेंजर ट्रेन की सूरत हाल बेहतर की गई, जिसके नतीजे में रवा माली साल के पहले 8 माह में पहली मरतबा खान साहब 50 अरब रुपए के रेवेन्यू के हदफ को हासिल किया गया। और इतलात ये आ रही हैं कि जिस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान रेलवे आगे बढ़ रही है, ये इस रेवेन्यू का रवा माली साल के दौरान वॉल्यूम 70 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाएगा, जिससे यकीनी तौर के ऊपर उसके अखराजात में भी कमी होगी। लेकिन अभी भी अगरचे की इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी रेल की स्पीड बहुत कम है, उसकी जो सर्विस है वो बहुत उस आला मियार की नहीं है, उसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन रेवेन्यू को बढ़ाना, खसारे को कम करना भी एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन खास दुख की बात यह है, जहाँ पर आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे जिसकी मुल्क भर के अंदर 1,68,000 इंतहाई कीमती अराजी है, मुख्तलिफ शहरों में, कंटोनमेंट्स में, मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स के साथ हज़ारों एकड़ अराजी है। 1,68,000 मजमूई तौर पर यह फिगर है, लेकिन उसमें से तकरीबन 9,644 एकड़ अराजी जो बहुत कीमती अराजी है, वहाँ पर मुख्तलिफ बासर अफराद का कब्जा है। रेलवे के रेवेन्यू में तो इजाफा हो रहा है, अच्छी बात है, खसारा कम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस अराजी को किसने वागजार कराना है खान साहब? ये रियासत ने कराना और किसने कराना है भट्टी साहब? ये देखें आपने, एक तो मैं जो भी कोई, मैं समझता हूँ ऐसी शख्सियत क्यों आ जाती है, कोई जनरल मैनेजर या कोई बंदा, माजी में तो सारे लूटते ही रहे हैं रेलवे को। रेलवे आपको याद हो भट्टी साहब, 47 में जो सबसे कमाऊ पोत जो महकमा था ना, जब रियासत पाकिस्तान का वजूद वकूफ़ पजीर हुआ, तो वो रेलवे था। आज सबसे बड़ा खसारे का दायरा बन गया, मुख्तलिफ अदवार में से लोग लूटते आए हैं जी। आपने जबकि आज बताया कि ये जो 70 अरब रुपए का हमें जायद रेवेन्यू हासिल हुआ है, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ईमानदार फ़र्द आ गया होगा जिसने ये बढ़ाया, लेकिन वो खसारा कम हुआ है, मुनाफे में हम नहीं गए जी। ये इसमें बिल्कुल हो सकता है बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जिस शख्सियत ने भी या जिन अफराद ने ये रोल प्ले किया है, 50 अरब रुपए का जो खसारा कम किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसे ही अफराद मुख्तलिफ महकमों में लगने चाहिए। और रेलवे में आपको बताऊँ, ये आज भी उठ सकता है, ये इतना मुनाफा दे सकता है, ये हजारों नहीं लाखों एकड़ अराजी है जी, जिस पर लोग काबज बनकर बैठे हैं। अगर उनको कानूनी तरीके से उनको सेल कर दिया जाए या लीज पर दे दिया जाए, कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, तो रियासत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान रेलवे को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इस सिलसिले के अंदर साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, उन्होंने बहुत एक वर्किंग की थी। तमाम तर रिपोर्ट्स रेडी हैं, लेकिन अमल दरामद किसने करना है, ये बुनियादी जिम्मेदारी है। और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस अराजी को कैसे वागजार कराना है, तो वो मेरे ख्याल में शायद ख्वाजा साद रफीक से थोड़ी सी मुशावरत कर लें, तो इस मसले का हल बखूबी निकाला जा सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।